गुजरात में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई जिलों में जलभराव की स्थिति हो गई है, तो वहीं जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, रफ्तार गाड़ियों की धीमी हो गई है और ऐसी स्थिति आज गुजरात में जो है देखने को मिल रही है, जहां पर बारिश आफत बन करके बरसी। बिपरजॉय तूफान ने पिछले साल गुजरात में भारी तबाही मचाई थी। इस साल लगातार हो रही भारी बारिश के चलते सूबे में हाहाकार मचा हुआ है। IMD ने 28 अगस्त तक के लिए गुजरात के सौराष्ट्र को रेड अलर्ट पर रखा है, जिसमें कुल 12 जिले शामिल हैं। दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले ऑरेंज अलर्ट पर हैं। उत्तर गुजरात के जिले येलो अलर्ट पर हैं। कच्छ जिले में अगले 3 दिनों तक सब कुछ अलर्ट पर कर दिया गया है। राज्य में सरकार ने कलेक्टरों को सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द करने को कहा। पूरे राज्य में प्राइमरी स्कूल बंद हैं, तो वहीं मौसम विभाग ने 29 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 1 सितंबर तक राज्य में भारी बारिश जारी रहेगी। भारी बारिश के चलते कृष्णनगरी द्वारका में इस्कॉन मंदिर के गेट पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। गुजरात में तेज बारिश और बाढ़ से मंगलवार को 11 लोगों की मौत हो गई। राजकोट, वडोदरा, आणंद, मोरबी, खेड़ा और द्वारका में सेना की 6 टुकड़ियों को मदद के लिए उतारा गया। 14 NDRF और 22 SDRF टीमें अलग अलग जिलों में तैनात की गई हैं। मंगलवार शाम तक 1693 लोगों को बचाया गया, तो वहीं 23,871 लोगों को निचले इलाकों से सेफ जगह पहुंचाया गया। 806 सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। बुधवार और गुरुवार को सौराष्ट्र कच्छ इलाके में बेहद बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 30 अगस्त तक मछुआरों को समुद्र के नजदीक ना जाने की सलाह दी गई है। तो इन सब के साथ अहमदाबाद, मेहसाणा, गांधीनगर, पाटन और ऐसे कई इलाके हैं जहां पर प्रशासन की तरफ से पैनी नजर रखी जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना को मंजूरी दी है और इससे देश को बड़ा फायदा होने वाला है। इसमें 10 लाख प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर होंगे, जबकि 30 लाख अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रोजेक्ट की कुल लागत 28,602 करोड़ रुपए होगी। इसमें 1,52,000 करोड़ के निवेश की क्षमता होगी। उन्होंने कहा कि यह औद्योगिक स्मार्ट सिटी नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत बनाए जा रहे हैं। इस योजना के जरिए 10 राज्यों को कवर किया जाएगा। इन्हें 6 प्रमुख कॉरिडोर के साथ रणनीतिक तौर पर प्लान किया गया है। एक फ्यूचर के लिए बेस बनाने का विजन रखा है कि विकसित भारत बनाने के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी और आज 2 गुना 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा लाल किले से कहा था प्रधानमंत्री जी ने, 3rd टर्म में 3 गुना मेहनत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 296 किलोमीटर लंबी 3 प्रमुख रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दी है, जिनकी अनुमानित लागत 6,456 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं से रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खासकर ओडिशा के नुआपाड़ा और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जैसे जिलों में ये योजना काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। सरकार के इस फैसले को मील का पत्थर माना जा रहा है। इस फैसले से जहां एक तरफ देश की विकास की गति बढ़ेगी, तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं के हाथ में रोजगार होगा। लेकिन इसका एक और फायदा है। वो फायदा ये है कि इस फैसले से भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में सरकार जो काम कर रही है, उसमें सरकार को बड़ी कामयाबी मिलेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट सामने आने के बाद से ही जमकर घमासान मचा हुआ है। सूची आते ही पार्टी कार्यकर्ता और उनके समर्थक एक बार फिर विरोध करने लगे हैं। वहीं पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो नाराज नेताओं और उनके समर्थकों के दबाव में नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जैसे ही 29 प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की, वैसे ही पार्टी में एक बार फिर असंतोष की खबर सामने आने लगी। माना जा रहा है कि नाराज नेता निर्दलीय टिकट पर ताल ठोक सकते हैं, जिससे जम्मू संभाग में पार्टी की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। वहीं पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वो नए चेहरों के साथ ही चुनावी मैदान में उतरेगी और नाराज नेताओं और कड़े तेवर दिखा रहे उनके समर्थकों के दबाव में नहीं आएगी। बुजुर्ग नेताओं को मार्गदर्शक की भूमिका में आना होगा,
दूसरी ओर नाराज कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि वो पार्टी के भीतर चल रही गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाने से पीछे नहीं रहेंगे, जिसको लेकर पूरे राज्य में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जम्मू मुख्यालय, सांबा, कटरा और उधमपुर कार्यालय पर प्रदर्शन किए। टिकट वितरण को लेकर जम्मू संभाग के 4 जिलों में भारी विरोध हो रहा है। पार्टी ने तीसरी सूची में एक चेहरा बदलते हुए रियासी जिले की श्री माता वैष्णो देवी सीट से अपने जिले प्रधान रोहित दुबे का नाम काटकर बलदेव राज को उम्मीदवार बनाया है। बलदेव 2008 में रियासी से बीजेपी विधायक रहे हैं। तीसरी सूची जारी कर पार्टी ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी ने जम्मू के 7 इलाकों से अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। इनमें नौशहरा, बाहू, विश्ना, उधमपुर पूर्व, राजौरी, मढ़ और कठुआ शामिल है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से जारी लिस्ट के बाद से ही पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। महिला विंग ने बीजेपी ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने भी टिकट वितरण में महिला के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए पार्टी ऑफिस के बाहर विरोध किया। डोडा और रामनगर सहित जम्मू के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में महिलाएं यहां भाजपा कार्यालय के सामने एकत्रित हुई थी। बीजेपी की राज्य इकाई और प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं के असंतोष से बेअसर पार्टी ने बदलाव का बड़ा संकेत देने का प्रयास किया है और सोमवार सुबह जारी पहली सूची में एक प्रत्याशी को छोड़कर सभी चेहरों को बरकरार रखा गया है। बता दें कि सोमवार को विरोध के कारण करीब 1 घंटे के भीतर भाजपा को अपनी सूची वापस लेनी पड़ी थी। अलीगढ़ में सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा घुस गई है। यूपी के अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर कहा कि इस मसले पर एसपी प्रमुख को बोलने का अधिकार नहीं है। अयोध्या और कन्नौज में उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है, लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दलितों का समर्थन किया जाता है। सीएम योगी आज अलीगढ़ जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने युवाओं को नियुक्ति पत्र, उद्यमियों को ऋण, विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए और 705 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि बिना सुरक्षा सुशासन कुछ नहीं हो सकता। प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, निवेश आ रहा है और विकास हो रहा है। वहीं विपक्षी समाज को बांट रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय में घुट-घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर में बनी तोप दुश्मनों के दांत खट्टे करेगी, जबकि यहां बनी राइफल अराजक तत्वों के छाती को छिन्न भिन्न करने का काम करेगी। यूपी की योगी सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसमें सोशल मीडिया यूजर्स को देश विरोधी कंटेंट पोस्ट करने पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी देशद्रोहियों के लिए काल के समान है। इसके तहत आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर 3 साल की उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। अभी तक आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई की जाती थी। इस
इसके अलावा अभद्र और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर डिजिटल एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन की व्यवस्था की गई है। सोशल मीडिया पॉलिसी को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। योगी सरकार अपनी जन कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी लेकर आई है। पॉलिसी में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। विज्ञापन का लाभ लेने के लिए कंटेंट प्रोवाइडर्स, एजेंसी या फर्म को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के आधार पर बांटा गया है। इसके तहत 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 30,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा, जबकि YouTube वीडियो शॉर्ट्स और पॉडकास्ट भुगतान के लिए 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए की कैटेगरी बनाई गई है। कोलकाता में नवन्ना मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस के बर्बर एक्शन और गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोलकाता में आज जगह जगह पर बीजेपी के बड़े नेता प्रोटेस्ट करते नजर आए, बंगाल बंद का आह्वान किया, लेकिन इसको ममता सरकार और बंगाल पुलिस ने गैर कानूनी करार दिया है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और बीजेपी समर्थकों के बीच कई जिलों में झड़प हुई है। कल छात्रों के प्रोटेस्ट पर सीएम ममता बनर्जी की पुलिस के एक्शन के खिलाफ बीजेपी ने आज बंगाल बंद का ऐलान किया था। बीजेपी का ये बंगाल बंद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का था। बीजेपी की मांग है कि पुलिस गिरफ्तार किए गए छात्रों को बिना शर्त रिहा करे। वहीं मंगलवार को भी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी नेता धरने पर बैठे थे। यहाँ भी पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया और जब कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की तो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले दागे गए। घंटों तक बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में संघर्ष चलता रहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार की इस कार्रवाई को तानाशाही करार दिया है। पश्चिम बंगाल में लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने और सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर अब लड़ाई सड़कों पर आ गई है। कल छात्रों द्वारा और आज बीजेपी द्वारा ममता सरकार का घेराव किया गया। उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिला चिकित्सालय में नवजात बच्चों के इलाज को लेकर एक ऐसा आदेश जारी हुआ है जिसे सुनकर माँ बाप के होश उड़ गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के इस तुगलकी फरमान की हर तरफ आलोचना हो रही है। अस्पताल में माँ बाप अपने बच्चे का इलाज कराने जाते हैं, लेकिन अगर वहाँ इलाज ना मिले तो आप माँ बाप की मनोस्थिति समझ सकते हैं। कुछ इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सामने आया है, जहाँ सरकारी अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए एक ऐसा फरमान जारी किया गया है जिससे बच्चों की जान पर बनाई है। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए कहा कि नवजात शिशु के इलाज की जिम्मेदारी जिला अस्पताल की नहीं है। 28 दिन से कम के बच्चे को एसएनसीयू यूनिट देखती है और इस बारे में मैंने वर्बल आदेश दिया है और रिटन आदेश भी शायद दस्तखत के लिए कागज में पड़ा होगा। रिटन ऑर्डर भी एकाध दिन में। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से इस तुगलकी फरमान के जारी होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री के आदेश को दरकिनार करके अस्पताल के सीएमएस अपनी मनमानी कर रहे हैं। रायबरेली के राणा वेली माधव जिला अस्पताल में सीएमएस के इस आदेश से हड़कंप मचा हुआ है। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन गरीबों को हो रही है जो इस अस्पताल में अपने बच्चों का इलाज कराने आते थे, लेकिन अब उन्हें प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा है जो उनके जेब पर भारी पड़ रहा है। पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए मान सरकार ने नया कदम उठा दिया है। मोहाली में एंटी नारकोटिक्स एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया और साफ तौर पर कहा कि पंजाब को नशा मुक्त करके रहेंगे। पंजाब सरकार ने ड्रग के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए नई एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। ड्रग तस्करों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की नई बिल्डिंग में बनने वाली अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब से लैस पंजाब में नशा तस्करों पर पैनी नजर रखी जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ड्रग तस्करों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कि लोग कई बारी फड़ लेंदे हैं नशा तस्कर ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ आ ਜਾਂਦਾ। इसके साथ ही ड्रग तस्करी की सूचना देने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया गया है। कोई भी शख्स 9779100200 व्हाट्सएप नंबर पर तस्करों की जानकारी दे सकता है। जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा
कि ड्रग्स का सेवन करने वालों को हम मरीज समझते हैं, इसलिए उन्हें हम अस्पतालों में रिहैब सेंटर्स में भेजेंगे, लेकिन नशा तस्करों और बड़ी मछलियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि पंजाब सरकार नशे को पंजाब से खत्म करने के लिए, उसका नामो निशान मिटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसी के तहत 400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उन नशा तस्करों की सीज कर दी गई है जिन्होंने इस गोरख धंधे को अंजाम दिया था। पंजाब सरकार का यानी कि मान सरकार का सिर्फ एक ही मकसद है, पंजाब को नशा मुक्त करना। महाराष्ट्र के नासिक में हो रही लगातार बारिश की वजह से पूरी नदियां इस वक्त खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी हैं, यूं कहें पूरी तरीके से उफान पर है और इसके कारण मंदिरों को भी यह तमाम जो बाढ़ है वह नहीं छोड़े हैं। नासिक के तमाम जो घाट हैं, उन घाटों पर जितने मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों में भी जलमग्न हो चुके हैं। ये बाढ़ का पानी की वजह से, यानी वहां भी पानी घुस चुका है। नासिक शहर सहित आसपास के जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बरसात हो रही है। रविवार से गंगापुर बांध के करीब 60,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे गोदावरी नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। गंगापुर बांध समेत कई बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। नासिक के होलकर ब्रिज से के नीचे से 13,000 क्यूसेक की रफ्तार से पानी छोड़ा जा रहा है। नदी किनारे की गांवों को सतर्क रहने की चेतावनी भी दी गई है। नासिक की बाढ़ के मापदंड के रूप में माने जाने वाले दुतोंडा मारुति की मूर्ति का 20 सीने तक पानी पहुंच चुका है। महाराष्ट्र की नदियों में बाढ़ के कारण आई उफान की वजह से जो निचले इलाके में लोग रहते हैं वह काफी दहशत में है। महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में इस वक्त येलो अलर्ट जारी किया गया तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम महाराष्ट्र की उन इलाकों की बात करें तो महाराष्ट्र के सतारा, पुणे और चंद्रपुर, उसके अलावा अमरावती, गोंदिया, इन तमाम इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अन्य इलाकों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।